Very good morning to all the students. Students, today we are going to take our next chapter, chapter 8, and name of the chapter is soil. Soil is the topmost layer of the earth crust on which all plants grow. Students, हमें पता है जो हमारी अर्थ है वो 3 डिफरेंट लेयर्स की बनी हुई है. उसके जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है वो क्या है? अर्थ क्रस्ट. और अर्थ क्रस्ट के ऊपर की भी जो टॉप मोस्ट लेयर है वो क्या है? सोयल, जिस पर सारे के सारे प्लांट ग्रो करते हैं. It also provides shelter to many animals that live on it or in it. प्लांट्स तो ग्रो करते ही करते हैं, इसके साथ साथ इस पर जितने भी एनिमल्स रहते हैं या इसके अंदर रहते हैं उन सबको ये शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं. All the land of earth is not covered with soil. अर्थ की जितनी भी लैंड है वो सारी की सारी सोयल से कवर्ड नहीं है. जैसे कि a large number of Arctic regions, snow covered mountains have no soil for plants to grow. जैसे कि लार्ज नंबर ऑफ आर्टिक रीजन है या माउंटेन्स हैं जो पूरे के पूरे स्नो से कवर्ड हैं, उनके पास सोयल नहीं होती प्लांट्स ग्रो करने के लिए. In this unit we shall learn the process of formation of soil, composition of soil and the uses of soil. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सोयल कैसे बनती है या स्टार्ट कैसे हुई थी बनना, और उसके अलावा कंपोजिशन ऑफ सोयल यानी सोयल के अंदर क्या क्या होता है, और ऑल्सो यूजेस ऑफ सोयल. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ सोयल. At beginning, the earth's crust was made up of thick layer of rocks. स्टार्टिंग में जो हमारी अर्थ क्रस्ट थी उसके वो कैसे बनी हुई थी? थिक लेयर ऑफ रॉक्स यानी कि पत्थरों की काफ़ी मोटी लेयर से बनी हुई थी. सन हीट्स दीज रॉक्स एंड रेन कूल्स डाउन दैम. सन क्या करता था? इन रॉक्स को सन की हीट गर्म कर देती थी और बारिश क्या करती थी? इनको ठंडा कर देती थी. कंटिन्यूसली दिस प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग क्रैक्स द रॉक्स. और कंटिन्यूसली जब ऐसा होता रहा, हीटिंग और कूलिंग जो प्रोसेस होता रहा, उसकी वजह से इन रॉक्स के अंदर, इन पत्थरों के अंदर क्रैक आ गए थे. व्हेन इट रेन्स ओवर द क्रैक्ड रॉक्स द रेन वाटर कैन गेट इट्स प्लेस इन बिटवीन द क्रैक ऑफ द रॉक्स. और जब बारिश होती थी तो जो क्रैक रॉक्स थे, रेन वाटर क्या करता था? उनमें से जगह बना लेता था. एट द सीजन ऑफ विंटर वाटर्स कन्वर्टेड इनटू आइस. अब जो रेन वाटर था वो क्रैक्स के अंदर था, और जब विंटर होता था, ठंड पड़ती थी बहुत ज़्यादा, तो ये पानी किस में कन्वर्ट हो गया? आइस में. आइस इन द क्रैक्स ऑफ रॉक एक्सपैंड एंड कॉज द रॉक्स टू ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेज. जैसे ही बर्फ बनती गई उसकी वजह से, जैसे बर्फ बन के एक्सपैंड होती रही, फैलती रही, उसकी वजह से जो रॉक थे ये टूट गए, स्मॉलर पीसीज में ब्रेक डाउन होते रहे. रॉक्स कंटेन सम मिनरल्स और केमिकल सब्सटेंसेस विच आर ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर. इसी के साथ साथ जो पत्थर हैं उनमें कुछ मिनरल्स और केमिकल सब्सटेंसेस भी है, होते हैं जो ऑक्सीडाइज हो जाते थे. किससे ऑक्सीडाइज हो रहे थे? वो जो एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे वो ऑक्सीडाइज हो गए. द ऑक्सीडाइज मिनरल्स क्रम्बल ईजीली. और ये जो मिनरल्स ऑक्सीडाइज हो गए थे ये बहुत आसानी से क्रम्बल यानी और बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होने लगे इजीली. दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कैरिड बाय एयर और बाय रनिंग वाटर. अब ये काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए. अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे रॉक के, ये हवा के द्वारा या पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह फ्लो मतलब जाने लग गए. जैसे हवा से उड़कर चले जाते थे या पानी के साथ बहकर चले जाते थे. Sometimes the roots or plants enter the cracks of rocks and to grow they needed space and hence break up the rock. कई बार क्या होता था? प्लांट्स उग जाते थे. जब प्लांट उग जाएगा तो उसकी जो रूट्स है वो नीचे की तरफ जाएंगी, अपनी ग्रो करेंगी, तो उनको स्पेस भी चाहिए होगा नीचे, और अपनी स्पेस बनाने के लिए वो क्या करते थे? जो रॉक्स है वो ब्रेक हो जाते थे और उन जगह पे जो रूट्स थी वो ग्रो कर जाती थी. द एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स ऑल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स. और जो ये कुछ प्लांट्स के रूट्स में जो एसिड प्रोड्यूस होता था वो भी क्या करता था?
रॉक्स को ब्रेक करने में हेल्प करता था। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो हेल्प इन द वेदरिंग ऑफ रॉक। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म थे जो रॉक्स को तोड़ने में मदद करते थे। वेरियस नेचुरल प्रोसेसेस सच एज अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन ब्रेक डाउन रॉक्स। इसके साथ साथ कुछ नेचुरल प्रोसेस भी, जैसे कि अर्थक्वेक है या वोल्केनिक इरप्शन हो रही थी, उसकी वजह से भी जो रॉक्स हैं वो ब्रेक डाउन होते थे या अभी भी होते हैं। The breaking down of rocks into smaller pieces by natural factors like wind, waves, glaciers and rain is known as weathering of rock. तो इसका मतलब जो हमारे रॉक ब्रेक डाउन हो रहे हैं स्मॉलर पीसेस में, किसके द्वारा? नेचुरल फैक्टर्स के द्वारा, जैसे कि विंड, वेव, ग्लेशियर या रेन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? वेदरिंग ऑफ rocks. Thus, the soil formation begins with the breakdown of rocks and other materials into smaller pieces at the earth's surface. तो हम ये भी कह सकते हैं कि सोयल की फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट हुई? जब रॉक हैं वो ब्रेक डाउन होने लगे और रॉक के साथ साथ अदर मटेरियल्स भी ब्रेक डाउन होकर स्मॉलर पीसीज में अर्थ सरफेस के ऊपर जब वो कन्वर्ट होने लगे तो सोयल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। द फैक्टर्स ड्यू टू विच वेदरिंग इज पॉसिबल। अब जो वेदरिंग है हमने पढ़ा है कि कुछ फैक्टर्स हैं उसकी वजह से वेदरिंग होती है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो? वाटर, एयर, विंड, प्लांट्स, रेन्स, ये हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं और इन फैक्टर्स को एजेंट्स ऑफ वेदरिंग भी कहा जाता है। द स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स अंडरगो वेरियस स्टेजेस ऑफ कोरेजन ऑफ डिकम्पोजिशन बाय वेरियस नेचुरल प्रोसेसेस। जो स्मॉलर पार्टिकल्स है रॉक्स के, वो काफ़ी सारी स्टेजेस से होते हुए गुजरते हैं, जैसे कि रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस एटसेट्रा। ये हमने पढ़ा है कि फॉर्मेशन ऑफ सोयल, सोयल कैसे फॉर्म हुई। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ सोयल, सोयल की कंपोजिशन। Soil is made up of mineral particles, inorganic substances and organic substances. जो सोयल है वो किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? जैसे मिनरल पार्टिकल्स हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को हम ह्यूमस भी कहते हैं। इन सब से जो हमारी सोयल है वो बनी हुई। The particles of soil or broken rocks can be of different sizes. जो particles होते हैं सोयल के या जो broken rocks है वो different size के हो सकते हैं या होते भी हैं। The composition of soil depends upon the type of rocks from which it is formed. जो composition of soil होती है वो किस पर डिपेंड करती है कि वो किस टाइप के रॉक, किस टाइप के पत्थरों से बनी हुई है। Due to the presence of different minerals, materials and organisms, soil has different physical and chemical properties. Different minerals, material, organisms और इन सब की वजह से जो soil है उसकी physical और chemical properties कैसी होती है? Different होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि mineral particles. Soil forms by the mainly three types of particles which are gravel, sand and clay particles that determine the texture as well as type of soil. जो mineral particles होते हैं वो mainly थ्री टाइप्स के होते हैं, ग्रेवल, सैंड और क्ले पार्टिकल्स। इनका जो इनका कंपोजिशन होती है वो डिटरमाइन करती है, वो बताएगी कि जो सोयल है किस टाइप की है, क्या टेक्सचर है सोयल का। उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स ऑफ पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन और मैनी अदर सोल्ट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ सोयल। ये जो जितने भी सोल्ट्स हैं ये सारे के सारे सोयल के कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ह्यूमस भी कहते हैं हम इसे। by the various activities of plants and animals and their death and decomposition creates organic material mixed to the soil. plants और animals की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं
और जो उनका डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है, जो डीकम्पोज हो जाता है, उसकी वजह से ऑर्गेनिक मटेरियल मिक्स हो जाता है सोयल के साथ। ऑर्गेनिक मटेरियल क्रिएट होता है और वो बाद में सोयल के साथ मिक्स हो जाता है। द कम्प्लीटली डिकम्पोज प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड ह्यूमस। जो कम्प्लीटली डिकम्पोज प्रोडक्ट होता है प्लांट्स और एनिमल का, वो क्या कहलाता है? ह्यूमस कहलाता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मेक द सोयल फर्टाइल एंड इम्प्रूव इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, जिनको हम ह्यूमस भी बोलते हैं, ये क्या करते हैं? हमारी सोयल को फर्टाइल बनाते हैं और क्या करते हैं? उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करते हैं, यानी कि वो अच्छे से वाटर को होल्ड कर सकती है। उसके बाद है लिविंग ऑर्गेनिज्म। Earthworm dig or tunnel through the soil by swallowing soil particles and add organic matter। जो earthworms है वो क्या करते हैं? या तो डिग करेंगे या उसमें टनल बना के उसमें से पास करेंगे, और इसके लिए वो क्या करते हैं? सोयल पार्टिकल्स को स्वेलो करते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं, और क्या कर जो इसकी एंड डेड और मतलब सोयल पार्टिकल्स और डेड ऑर्गेनिक मैटर को स्वेलो कर लेते हैं उस, और किस टाइम पर? जब वो अपना जो डिग करते हैं या टनल बनाते हैं, या खोदते हैं या टनल बनाते हैं, उस टाइम पे। द वेस्ट पासिस फ्रॉम द वॉर्म बॉडी थ्रू द अनस इज कॉल्ड वॉर्म कास्ट। और जो इनकी बॉडी से वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो क्या कहलाता है? वॉर्म कास्ट, विच इज़ रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जो अर्थवॉर्म्स का वेस्ट होता है, जो इनकी बॉडी से एक्सक्रीट होता है, वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लिए काफ़ी रिच होता है, काफ़ी अच्छा होता है। इट इज़, इसीलिए हमने पहले भी पढ़ा था, इसीलिए जो अर्थवॉर्म्स हैं इनको फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं सोयल की फर्टिलिटी में। सोयल को काफ़ी सारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। देयर आर मैनी अदर प्लेंटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, fungi and algae live on the soil and are often referred to as biota। अर्थवर्म के अलावा और भी बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्गी है, जो सोयल में रहते हैं या सोयल पर रहते हैं, और उनको बायोटा कहा जाता है। दे आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सोयल। अर्थवर्म की तरह ही ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी सोयल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। द सोयल टेक्सचर डिस्क्राइब द साइज ऑफ इट्स पार्टिकल्स। जो सोयल का टेक्सचर है वो क्या करता है? उसके पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि द सोयल विच इज़ ग्रेटर देन 2 mm इन डायमीटर इज़ ग्रेवल, यानी कि जो सोयल 2 mm डायमीटर से ज़्यादा होती है वो ग्रेवल होती है। और जो पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज़ 0.05 से 2 mm तक होता है वो सैंड कहलाते हैं। और जो पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज़ वेरी करता है 0.005 से 0.05 mm तक, वो सिल्ट कहलाता है। और जो इससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्ले कहलाते हैं। यानी कि सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो क्ले कहलाते हैं, उससे बड़े सिल्ट कहलाते हैं, उससे बड़े साइज़ वाले सैंड कहलाते हैं, और जो थोड़े और बड़े साइज़ के होते हैं वो ग्रेवल कहलाते हैं। On the basis of presence of sand soil can be classified as sandy, loamy and clay। और जो ये है जो टेक्सचर है सोयल का, यानी कि किस टाइप की मिट्टी है या किस टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट है सोयल के अंदर, उस बेसिस पर हम सोयल को 3 डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई कर देते हैं। एक है सैंडी, लूमी सोयल, सैंडी सोयल एंड क्ले सोयल। लूमी सोयल इज़ द मोस्ट फर्टाइल सोयल। लूमी सोयल जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी फर्टिलिटी के लिए सोयल की सबसे अच्छी मानी जाती है। उसके बाद एक और फैक्टर अभी हम पढ़ रहे थे, उसमें एक और फैक्टर है वाटर। ये नीचे एक एक्टिविटी दी हुई है, ये एक्टिविटी शो करेगी कि जो वाटर है दैट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन सोयल। द टाइप ऑफ सोयल डिटरमाइन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल। अभी हमने पढ़ा था कि जो सोयल पार्टिकल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमने सोयल को क्लासीफाई किया है वो क्या बताती है, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है। लाइक लेट अस रीड दिस एक्टिविटी।
टेक सम सोयल एंड पुट इन इनटू अ ग्लास बीकर। कुछ सोयल ली हमने और ग्लास बीकर में उसको डाल दिया। पोर सम वाटर इन ग्लास बीकर। उस ग्लास बीकर में क्या किया हमने, पानी डाल दिया। यू विल ऑब्जर्व सम बबल्स ऑफ एयर वॉज ट्रैप्ड बिटवीन द सोयल पार्टिकल। जब हम उसमें पानी डालेंगे तो कुछ बबल्स निकलेंगे। वो क्या शो कर रहा था कि सोयल के अंदर कुछ एयर ट्रैप है, कुछ एयर है। ऐड सम मोर वाटर, फिर और पानी डालेंगे। एंड अलाउ इट टू स्टैंड इन अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, और उसको हम बिना छेड़े कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। एंड देन ऑब्जर्व फ्रॉम द साइड ऑफ द जार, और फिर उसको हम देखेंगे। क्या देखेंगे, जैसे कि हमारे नेक्स्ट पेज पे डायग्राम दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है, जो तो द हैवीएस्ट और बिगेस्ट पार्टिकल विल सेटल फर्स्ट राइट एट द बॉटम ऑफ द जार। जितने भी हैवी और बिगर साइज के जो पार्टिकल्स थे वो नीचे की तरफ जार में बैठ गए। दीज टाइनी पीसीज ऑफ स्टोन्स आर कॉल्ड ग्रेवल, और ये जो छोटे छोटे पीसीज थे जो नीचे की तरफ बैठ गए, ये क्या कहलाते हैं, ग्रेवल। द नेक्स्ट लेयर हैज़ कोर्स पार्टिकल्स कॉल्ड सैंड। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है उसमें कोर्स पार्टिकल पाए गए और वो क्या कहलाती है, सैंड कहलाती है। द लेयर अबव द सैंड हैज़ फाइन पार्टिकल्स ऑफ सिल्ट, और जो सैंड के ऊपर जो लेयर थी जिसमें फाइन पार्टिकल्स पाए गए वो क्या कहलाती है, सिल्ट। और द टॉप मोस्ट लेयर इज कंपोज ऑफ द फाइनेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सोयल कॉल्ड क्ले, और जो टॉप मोस्ट लेयर थी जिसमें फाइनेस्ट पार्टिकल पाए गए दैट इज कॉल्ड क्ले। द डार्क लेयर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस इज कॉल्ड ह्यूमस, और इसके अलावा और भी जो एक डार्क सी लेयर हमें दिखी ऊपर फ्लोट करती हुई वो क्या थी, वो थी ह्यूमस। ये थी हमारी जो सोयल है उसमें जो पार्टिकल्स के बारे में हम पढ़ा था वो था। इस डायग्राम से वो चीज़ हमें क्लियर हो गई है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोयल प्रोफाइल। वी विल टेक this topic in our next part.